डिस्कसिंग अबाउट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो मुझे लगता है ए एंड बी समझने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लेट मी डिस्कस। फर्स्ट एसेंशियल पॉइंट क्या है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों देखो, दिख रहा है आपको पूरा नोट्स, concentrate. Performance of contingent contract would depend upon happening or non-happening of some event or condition. सीधी बात है बच्चों, हमारा contingent contract को enforce करना है, यानी कि बच्चों उसको परफॉर्म करना है, तो ये परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने पर। ओके, कोलैटरल इवेंट जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बराबर है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा मेन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना। कंडीशन में बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, ये जो कंडीशन है ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होने से पहले का भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होने के बाद का भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो, ए promises to pay B. A promises to pay rupees 50,000 to B if it rains on the first of the next month. तो बच्चों फ्यूचर दिख रहा है आपको, फ्यूचर डेट दिख रहा है कि पास्ट डेट दिख रहा है? चलो बताओ। ये एग्जांपल में आपको फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर डेट में आने वाला है कि हो चुका है? यस, आई वांट आंसर। हाँ, फ्यूचर ना, तो बच्चों इसको हम कहेंगे सब्सीक्वेंट कंडीशन। ऊपर लिखा था ना, द कंडीशन में बी प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, तो ये सब्सिक्वेंट कंडीशन पर बेस्ड है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगले महीने में अगर बारिश हुई तो मैं तुमको पेमेंट करूंगा 1 लाख रुपया। यानी बच्चों बारिश नहीं हुई तो, अगले महीने बारिश नहीं हुई तो, यस आई वांट आंसर। अगर अगले महीने बारिश नहीं हुई, नेक्स्ट मंथ इफ इट डज नॉट रेन, क्या ए की ऑब्लिगेशन है 50,000 पे करने की बी को? ओके, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड? अगर बारिश अगले महीने नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल आंसर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिबल देन। क्या है कि बारिश होगी तभी एनफोर्स होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, बारिश होगी तभी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, बारिश नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से एनफोर्स होगा? इज दैट ओके? यस, ओके। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है। अगर ए बी को प्रॉमिस करता है कि अगले महीने बारिश होगी तो मैं 50,000 दूंगा, एंड बी बोलता है नहीं हुई तो मैं दूंगा, तो ये क्या हो गया? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कुछ और हो गया? ए कहता है अगले महीने बारिश हुई तो मैं 50,000 दूंगा, बी कहता है नहीं हुआ तो मैं दूंगा, तो ये क्या है, कॉन्टिंजेंट या वेजरिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। बच्चे ये बेटिंग हो गया ना, फिर इसमें कोलेटरल इवेंट है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप समझे कि नहीं, विनिंग लूजिंग वाला एंगल आ गया है। एंड जहां एक पार्टी विन करेगी, एक पार्टी लूज करेगी किसी फ्यूचर अनसर्टन इवेंट को लेकर, उसके हैपनिंग नॉन हैपनिंग को लेकर, तो बच्चों दैट बिकम्स वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट। एंड एज यू नो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड, एम आई राइट? वेजरिंग एग्रीमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो मैंने बीच में ही पूछ लिया आपसे। चलो, आई थिंक फर्स्ट एसेंशियल फीचर कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने पर, एम आई राइट? एंड ये इवेंट प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। बच्चों प्रेसिडेंट मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि तुम्हारी बात अगर सच निकली
तुम्हारी बात अगर सच निकली, बराबर है, तो मैं तुमको 10,000 दूंगा। इसका मतलब पास्ट में कुछ हुआ है, उसको लेकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, पास्ट में कुछ हुआ है पहले, उसको लेकर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि देखो तुम जो बोल रहे हो अगर वो बात सच निकला, यानी भूतकाल में कुछ हुआ था, एंड आप बोल रहे हो अगर तुमने जो बोल रहे हो वो सच है, तो मैं तुमको 10 लाख रुपया दूंगा। यानी आपका बताया हुआ बात अगर सच नहीं है तो मैं 10 लाख नहीं दूंगा। तो ये प्रेसिडेंट वाला एग्जाम्पल हो गया, इसमें फ्यूचर नहीं पास्ट आ गया। तो कभी कभी पास्ट बच्चों इवेंट को लेकर भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं, पास्ट इवेंट को लेकर भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एम आई राइट? ओके स्टूडेंट, चलो एक को आप टिक मार्क कर दो, हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पॉइंट। बच्चों जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक इवेंट पर डिपेंड है, वो इवेंट कोलैटरल होगा। तो बच्चों हमने अभी भी थोड़ी देर पहले ही उसको डिस्कस किया, लेकिन अब इस पॉइंट नंबर बी में हम इस फीचर को वापस अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों ये जो कोलैटरल इवेंट की बात हो रही है ना बच्चों, क्या ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि सपोर्टिंग में है? जिस कोलैटरल इवेंट की हम बात कर रहे हैं, घर का जलना, ये मेन इवेंट है कि कोलैटरल इवेंट है? एंड बच्चों कोई भी कोलैटरल इवेंट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो कोई परफॉर्मेंस प्रॉमिस नहीं होता है, ना ही वो कंसिडरेशन होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पुलॉक एंड मुल्ला का डेफिनेशन बताया, वही सेम चीज है। देखो, द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। सच तो ये है कि जब ए ने बी को कहा कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा अगर आपका घर जल गया, तो ये घर जलना इनफैक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है ही नहीं। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक कोलैटरल इवेंट है, जिसके होने नहीं होने पर हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है। द इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस नॉर कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यानी बच्चों मैं ए जब कहता है बी को कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तो वो ये नहीं कह रहा है कि उसके बदले तुम घर जला दो अपना। वो कंसिडरेशन के तौर पर घर जलना नहीं मांग रहा है, बराबर है, ना ही वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा घर जलाऊंगा एंड 1 लाख रुपया दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। दैट इज जस्ट अ कोलैटरल इवेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलो अभी कुछ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स उन्होंने नीचे दिए हैं, एंड यू हैव टू फाइनलाइज whether they are contingent contract or whether they are not contingent contract. ओके बच्चों, पॉइंट नंबर बी के नीचे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेट मी रीड वन बाय वन। आई विल गो वेरी स्लो फॉर दिस बिकॉज ऑल द 3 एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएस के स्टूडेंट्स भी ध्यान दो, एमसीक्यूज में बहुत बार आ चुका है, इसमें से एक दो एग्जांपल देखो क्या लिखा है। द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो हमने पढ़ लिया, सॉरी, सेकंड पैराग्राफ। Thus, first one, where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only afterwards. बच्चों मैंने afterwards तक पढ़ा, चलो बताओ किसने एग्री किया डिलीवर करने का बैग्स ऑफ व्हीट? एंड उसका पेमेंट मैं बाद में दूंगा, ये किसने बोला? ए को। उसके पेमेंट के बारे में ए को किसने कहा कि आई विल पेइंग दिस आफ्टरवर्ड्स? बी ने। तो बच्चे इसमें कोई आपको कोलैटरल इवेंट नजर आया क्या? कहीं पर भी कोई कोलैटरल इवेंट कंडीशन नजर आया क्या? नहीं बच्चों, इसका मतलब गुड्स डिलीवर करना एंड उसके सामने पेमेंट लेना। बच्चों ये कोई भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बराबर है, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कोलैटरल इवेंट नहीं है।
हाँ कंडीशनल है जरूर। कैसे कंडीशनल है मुझे ये बताओ बच्चों। हमने इसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में पढ़ा था। अगर ए ने एग्री किया है डिलीवर करने का बैग्स ऑफ व्हीट एंड बी ने एग्री किया है कि आपका गुड्स मिलने के बाद ही आई विल पे, तो कंडीशनल तो हुआ ना ये। अब बताओ अगर ए गुड्स डिलीवर नहीं करेगा तो क्या बी पेमेंट करेगा क्या? तो बी का परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन एस परफॉर्मेंस, एम आई राइट? तो इसका मतलब बच्चों इस एग्जाम्पल में कंडीशनल जरूर है, बट इसमें कहीं पर भी आपको कोई कोलैटरल इवेंट नजर आए क्या? ए बी के एग्जाम्पल में कहीं पर भी कोलैटरल इवेंट नजर आया क्या? नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं गुड्स डिलीवर करूंगा एंड बी ने कहा आफ्टर योर डिलीवरी आई विल मेक पेमेंट, दैट्स ऑल। वंस यू डिलीवर आई विल मेक द पेमेंट। तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा है। ये कोई कोलैटरल इवेंट है ही नहीं जिसके होने या ना होने से मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। बच्चों ये रीड बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जब मैंने कहा ये कंडीशनल है तो बहुत लोग बोलेंगे क्या सर कंडीशनल है तो कॉन्टिजेंट होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, इट इज कंडीशनल बट नॉट कॉन्टिजेंट। द रीजन बीइंग ए का गुड्स डिलीवर करना एंड बी का उसके बाद पेमेंट करना ये कॉन्ट्रैक्ट है। मेन कॉन्ट्रैक्ट यही है, ये कोई कोलेटरल इवेंट नहीं है। ओके आगे पढ़ता हूं। बिकॉज द इवेंट ऑन विच B's obligation made to depend is the part of the promise itself and not collateral event. बी का प्रॉमिस करना कि आपका गुड्स का डिलीवरी मिल जाएगा तो ही मैं पेमेंट करूंगा, ये प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है। ये कोई कोलैटरल इवेंट नहीं है। एंड बच्चों जिस कॉन्ट्रैक्ट में कोलैटरल इवेंट नहीं है वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। बच्चों आगे सिमिलरली अब मुझे ये बताना इसमें क्या हुआ हो रहा है। ओके यहाँ मैं देखता हूँ आप कितना दिमाग चला के मुझे आंसर देते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो। सिमिलरली वेयर ए प्रोमिसेस टू पे बी ₹1 लाख। बच्चों ए प्रॉमिस कर रहा है बी को 1 लाख रुपया पे करने का इफ ही मैरीज सी। इफ ही मैरीज सी। तो बच्चों बी का सी के साथ शादी होना, ए बी को तभी पे करेगा जब बी सी के साथ शादी करेगा। यानी बी का सी के साथ शादी करना मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि कोलैटरल इवेंट है? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? तो बच्चों अगर मैं कहूं बी ने सी के साथ शादी कर ली तो बी ने अगर सी के साथ शादी कर ली तो टाइप करो। ए हैज टू पे, ए विल बी लाइबल टू पे, वेरी गुड। एंड अगर शादी नहीं हुई तो बच्चों ए की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब ए जो प्रॉमिस कर रहा है बी को टू पे ₹1 लाख इफ ही मैरी सी। बच्चों ई इट इज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, जबकि आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि इट इज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट है ना अभिशंकर? सबको लगता है ना ये कॉन्टिंजेंट है कि आपके टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ आंसर करेक्ट है? बच्चों नॉट वर्ड निकाल दो, कैंसल कर दो, टाइपिंग मिस्टेक है। नॉट वर्ड निकाल दो।
नॉट वर्ड निकाल दो, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बच्चों व्हाट इज कोलेटरल इवेंट हियर, टाइप करो। ए का बी को पैसा देना, ये तब होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? बी का सी के साथ शादी होना या नहीं होना। और वो शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यस और नो। बच्चों बी का सी के साथ शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एम आई राइट? यस। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। ए एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट स्विमिंग पूल फॉर बी फॉर ₹2 लाख। बच्चों ए ने एग्रीमेंट किया है कि वो बी के लिए स्विमिंग पूल का कंस्ट्रक्शन करेगा, एंड कंसिडरेशन बच्चों ₹2 लाख डिसाइड हो गया। एंड बी एग्रीड टू मेक द पेमेंट ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ स्विमिंग पूल। चलो बताओ। एंड बी ने कहा मैं तुमको ये तभी पेमेंट करूंगा जब तुम पूरा स्विमिंग पूल कंप्लीट कर दो। तो कंडीशनल है कि नहीं? बट कॉन्टिंजेंट या नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंडीशन जरूर है, बट व्हाट डू यू फील? क्या कोई कोलैटरल इवेंट लगता है इसके नीचे, इसके पीछे? नॉट कॉन्टिंजेंट बच्चों, वेरी गुड। इसमें कोई भी बच्चों, जस्ट लाइक आवर एग्जाम्पल नंबर 1, बच्चों कंडीशनल जरूर था लेकिन कॉन्टिंजेंट नहीं था, बिकॉज देर वॉज नो कोलैटरल इवेंट। इवन इन थर्ड एग्जाम्पल बच्चों, किसी के लिए स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करना ये कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा है, एंड उसके बदले पेमेंट लेना बच्चों ये भी कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देते समय कंडीशन पुटअप किया है, दैट डजंट मीन इट इज कोलैटरल इवेंट। वो कोलैटरल इवेंट में चला गया बच्चों, ये है ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल ये डायरेक्टली हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, एंड उसका वो कंसिडरेशन है, पेमेंट। बच्चों यहाँ पर क्या एब्सेंस है? तो यहाँ एब्सेंट है कोलैटरल इवेंट, एंड जब कोलैटरल इवेंट है ही नहीं, तो बच्चों कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो फाइनली क्या लिखा है देखो, इट इज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज द इवेंट that is construction of swimming pool is directly connected with the contract. So student, shall I assume that A and B is clear to you? A and B clear हो गया बच्चों, ऐसा assumption कर सकता हूं मैं? Or are you going to ask any doubt? If you have, please आप पूछो हाँ उसको कि सर हमें कंफ्यूज कर रहा है लाइन। चलो लेट अस स्टार्ट थर्ड वन। बच्चों एक और कंफ्यूज करने के लिए आ गया आपको, देखो। A contingent event should not be the mere will of the promiser. बच्चों जिस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर की इच्छा के अनुसार अगर कुछ होने वाला है, प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है ना पैसा देने का या जो भी एक्ट करने का, अगर उसकी इच्छा पर वो डिपेंड है, उसकी इच्छा से वो इच्छा पर डिपेंड है अगर, तो फिर बच्चे ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। क्योंकि हम हमेशा क्या कहते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, कोलैटरल इवेंट जो है ना वो अनसर्टन होना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन सोचो, अगर जिस कॉन्टिंजेंट इवेंट को लेकर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इवेंट मेरे इच्छा के अनुसार होने वाला है, अगर मेरे इच्छा के हिसाब से अगर होने वाला है, तो आप उसे कॉन्टिंजेंट बोलेंगे क्या? आप उसे कॉन्टिंजेंट बोलेंगे क्या? वो कॉन्टिंजेंट कहाँ से हुआ फिर? कॉन्टिंजेंट का मतलब ही क्या है? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एंड मैं कह रहा हूं होने ही वाला है, मुझे मालूम है, तो ये कॉन्टिंजेंट कहाँ से हुआ? आर यू गेटिंग दिस? बच्चों मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द कॉन्टिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, द इवेंट शुड बी कॉन्टिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। बराबर है? इसका क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल, इफ ए प्रोमिसेस टू पे बी,
If A promises to pay B rupees 1 lakh, if he so chooses, A B को प्रॉमिस कर रहा है 1 लाख रुपया देने का, बरोबर है, अगर वो चाहे तो बच्चों ये चाहना या नहीं चाहना पूरी तरह से एक ही कंट्रोल में है। ए बी को कहता है मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें 1 लाख रुपया देने का, बरोबर है। अगर मैं मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूं, तो बच्चों ये 1 लाख रुपया देना या नहीं देना ये एक ही इच्छा के ऊपर है, बरोबर है। एंड वो हो भी सकता है क्योंकि उसकी इच्छा में है, वो उसकी इच्छा है 1 लाख रुपया देने का। तो बच्चों ये कॉन्टिंजेंट नेचर का हुआ क्या? क्या ये कॉन्टिंजेंट नेचर का हुआ क्या? बच्चों ये कॉन्टिंजेंट नेचर का नहीं है, उसकी इच्छा है एंड वो दे भी देगा। तो कॉन्टिंजेंट नेचर का कहां से हुआ? तो लिखा है देखो, इट इज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? हावेवर वेयर द इवेंट इज विद इन प्रोमिसर्स विल, जहां बच्चों कोई ऐसा इवेंट जो प्रोमिसर की इच्छा से है बट पूरी तरह से उसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, इट मे बी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो हमको, ये हम कंफ्यूज हो रहे हैं। बात सही है बच्चों, कंफ्यूज होने वाला लाइन ही है ये क्या कह रहे हैं बच्चों समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। एक तरफ वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी इवेंट जो प्रोमिसर के विल में हो, उसकी इच्छा से हो, तो वो कॉन्टिंजेंट नहीं है। और दूसरा लाइन कह रहा है कोई भी इवेंट जो प्रोमिसर की इच्छा से हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी इच्छा पूरी हो। पढ़ाई के लिए ऐसा मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ऐसा जब नेचर आ जाता है तो बच्चों फिर आप उसको कॉन्टिंजेंट नेचर में ट्रीट कर सकते हो कि हाँ ये कॉन्टिंजेंट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अलावा वो कॉन्टिंजेंट आप नहीं बोल सकते बच्चों। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 2 का इस्तेमाल किया है। देखो बच्चों मैं इसको एकदम आराम से पढ़ता हूँ, देन आई विल वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। आप जरा समझ लो अच्छे से, आपके माइंड को बोलो एक्सेप्ट करने के लिए, क्लिक हुआ नहीं हुआ ऑनेस्टली बताना। क्योंकि इवन लास्ट ईयर जब मैं ये पॉइंट पढ़ा रहा था, पॉइंट नंबर सी, तो बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था, बच्चे यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था उनको। बच्चों ए क्या कर रहा है, देखो प्रॉमिस कर रहा है बी को सेकंड एग्जांपल में, ऊपर वो 1 लाख रुपया देना चाहता है क्योंकि उसकी इच्छा है देने की। दे दो भैया, कौन मना किया है? तो ये कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ए का बी को पैसा देना उसकी इच्छा है और उसकी इच्छा वो पूरी कर सकता है एट एनी टाइम। इसमें कॉन्टिंजेंट नेचर का कुछ नहीं था, उसकी इच्छा थी 1 लाख रुपया देने का, दे दिया। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में जरा ध्यान देना बच्चों कि यहाँ प्रोमिसर की इच्छा जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी इच्छा पूरी हो। कैसे देखो, इफ ए प्रोमिसस टू पे बी रुपीज 1 लाख, इफ इफ ऊपर भी वर्ड था देखो, इफ ही सो चूजेस, एंड इफ नीचे भी वर्ड है, इफ ए लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई ऑन पर्टिकुलर डे, यानी ए क्या कह रहा है बी को कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया देने का प्रॉमिस करता हूं अगर आने वाले 10 तारीख को मैं दिल्ली से मुंबई, बराबर है, अगर मैं दिल्ली से मुंबई गया आने वाले पर्टिकुलर डे को,
तो मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा। यानी 1 लाख रुपया देना या नहीं देना ये डिपेंड करेगा एक की इच्छा पर, कि वो दिल्ली से मुंबई जाता है पर्टिकुलर डे को या नहीं जाता है। एक ही इच्छा है कि नहीं, कि वो जाए या ना जाए। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये पूरी तरह से उसी की इच्छा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी इच्छा है, वो एयरपोर्ट पे पहुंचा लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गया, कोई और कारण हो गया, एंड उस दिन वो नहीं जा पाया, एयरपोर्ट पे लेट पहुंच गया, प्लेन मिला नहीं उसको। तो बच्चों, दिल्ली से मुंबई जाना उसकी इच्छा थी, लेकिन क्या पूरी तरह से उसकी इच्छा पूरी हो सकती है क्या? कोई और भी तो सरकमस्टेंसेस आ सकते हैं कि नहीं बीच में? यस और नो? यानी बच्चों, दिल्ली से मुंबई जाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिल्ली से मुंबई जाना उसकी इच्छा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी इच्छा पूरी हो सकता है बच्चों उसका प्लेन चला जाए, मतलब वो क्या बोलते हैं ना उसको, वो लेट पहुंचे एयरपोर्ट पर एंड उसकी फ्लाइट मिस हो जाए। इच्छा तो थी जाने की उसकी, लेकिन क्या सिर्फ उसी की इच्छा वहां काम कर रही है क्या? नहीं। तो बच्चे यहाँ कॉन्टिजेंसी आ गया कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ राहुल सर को कि राहुल सर मेरी इच्छा है कि मैं 1 लाख रुपया दूं आपको, तो ये कोई कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि मेरी इच्छा है, वो इच्छा पूरी हो सकती है। 1 लाख रुपया मैं दे दूंगा उनको। लेकिन मैं कहूंगा कि राहुल सर मैं 1 लाख रुपया दूंगा अगर पर्टिकुलर डे को मैं मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से गया तो बच्चों, दिल्ली जाना मेरी इच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि मेरी इच्छा पूरी हो उस दिन। कोई और भी कारण से हो सकता है मेरी इच्छा पूरी ना हो, स्ट्राइक हो जाए, मुंबई बंद हो जाए, गाड़ियां बंद हो जाएं। इच्छा तो थी जाने की, लेकिन जा पाया क्या मैं? तो बच्चों, इस एग्जाम्पल में कॉन्टिजेंसी है कि नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ट्रेवलिंग वाले एग्जाम्पल में कॉन्टिजेंसी दिखी आपको, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सही है? हेलो? तो इसका मतलब बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट या नॉट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सेकंड एग्जाम्पल कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नॉट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? यस, आई वांट आंसर। इज इट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? यस। बिकॉज बच्चों, लास्ट लाइन जरा ध्यान से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं वापस पढ़ रहा हूँ। इफ ए प्रोमिस टू पे बी ₹1 lakh, if A left for Delhi or Mumbai on particular day। तो बच्चों, ए का दिल्ली से मुंबई जाना ये कोलेटरल इवेंट है, एंड ये इवेंट उसकी इच्छा के अनुसार है, लेकिन ये इच्छा उसकी पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो आगे क्या लिखा है देखो, इट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज गोइंग टू मुंबई इज एन इवेंट, नो डाउट, विथ दिस ए विल्स। मुंबई जाना ये की इच्छा जरूर है, बट ये पूरी इच्छा जरूरी नहीं है कि पूरी हो। सिर्फ उसी की इच्छा पर ये डिपेंड नहीं करता मुंबई जाना। हो सकता है एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है बच्चों स्ट्राइक हो जाए, कुछ और कारण हो जाए, आप एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाओ, तो दिल्ली से मुंबई कहाँ पहुंच जाओगे? इच्छा जरूर थी आपकी, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी इच्छा हमेशा वहां काम आएगी, कुछ और भी सरकमस्टेंसेस आ जाएंगे। तो बच्चों, जहां आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो समझ जाने का कॉन्टिजेंसी है वहां पर। एंड द बच्चों, लास्ट फीचर जो है जिसका हम डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो ये है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा ये है कि जिस कोलैटरल इवेंट को लेकर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं, कोलैटरल इवेंट को लेकर, इवेंट कोलैटरल जो होता है ना, वो इवेंट, वो बच्चों अनसर्टन इवेंट होना चाहिए। बारिश होगी नहीं होगी अनसर्टन है। लेकिन बच्चों, मेरा एग्जांपल में अगर मैं कहूं कि किसी कोलैटरल इवेंट में अगर इवेंट
सर्टन है, कंफर्म है कि ये होने ही वाला है, तो क्या आप इसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? फ्यूचर में ये होने ही वाला है, जब आप एकदम कंफर्म हो कि ये इवेंट फ्यूचर में होगा ही होगा, बरोबर है? तो बच्चों फिर वो कॉन्टिंजेंट नेचर का नहीं है। यानी उनको क्या बोलना है कि जिस कोलैटरल इवेंट पर हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, वो कोलैटरल इवेंट का नेचर अनसर्टन होना चाहिए। वो अनसर्टन इवेंट होना चाहिए। अनसर्टन का मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बच्चों आपको लगा कि कोई इवेंट इज बाउंड टू हैपन, कोई भी इवेंट होने ही वाला है 100%, एंड उस कोलैटरल इवेंट को लेकर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो होगा ही कंफर्म, इट इज बाउंड टू हैपन, तो बच्चों आप उसके परफॉर्मेंस को कॉन्टिंजेंट नेचर का नहीं बोल सकते। फिर वो कॉन्टिंजेंसी कहां से हुआ भैया? मैंने जब आज शुरू किया लेक्चर तो कॉन्टिंजेंट का पहले मीनिंग बताया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड बच्चे ये बात समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। लेट अस स्टार्ट दैट एग्जाम्पल। क्या लिखा है देखो, पॉइंट नंबर डी, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन वेयर द इवेंट इज सर्टन। जहां आपको लगा कि इवेंट इज सर्टन और बाउंड टू हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म, देन इट इज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे कोलैटरल इवेंट कंफर्म होगा, कोई अनसर्टनिटी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। या तो होगा ही या तो नहीं होगा, कंफर्म है ये। तो बच्चों ये कॉन्टिंजेंट नेचर का नहीं हुआ। एंड आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, देखो बच्चों। ए एग्रीड टू सेल इज एग्रीकल्चरल लैंड टू बी। बच्चों ए का एग्रीकल्चरल लैंड सेल करना, बी को एग्रीमेंट करना, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एक कंडीशन पर डिपेंड है, देखो कौन सी कंडीशन है। ए एग्रीड टू सेल हिज एग्रीकल्चरल लैंड टू बी आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशंस फ्रॉम कलेक्टर। बच्चों ए क्या बोलता है बी को, क्या आई एग्री टू सेल माई एग्रीकल्चरल लैंड ओनली आफ्टर अटेनिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम कलेक्टर। एंड बच्चों मैं आपको बता दूं, कलेक्टर से परमिशन लेना ये सर्टन है। आप मानते हैं इस बात को? कोई भी कलेक्टर आ जाए, अगर हम प्रॉपर वे से उनको एप्लीकेशन करते हैं, सारी फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं, तो बच्चों आपको लगता नहीं वो परमिशन देगा ही देगा? हेलो। तो बच्चे इससे क्या समझा आपको? ये जो कोलेटरल इवेंट है ना, आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम कलेक्टर, क्या लगता है ये कोलेटरल इवेंट सर्टन है कि अनसर्टन है? सर्टन है कि अनसर्टन है? सर्टन है बच्चे, इट इज बाउंड टू हैपन। अगर हम सारी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं जो कलेक्टर कहता है, इट इज बाउंड टू गिव मी द परमिशन। वो मुझे परमिशन देगा ही देगा, कंफर्म है ये। तो इसका मतलब ए का बी को एग्रीकल्चरल लैंड बेचने का जो एग्रीमेंट है बच्चों, क्या लगता है ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है अपना कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? इज इट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल? नॉर्मल, वेरी गुड। तो बच्चों मैं बाकी का पूरा पढ़ता हूँ कलेक्टर वर्ड के बाद। एज अ मैटर ऑफ कोर्स द परमिशन वॉज जनरली ग्रांटेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन फॉर्मेलिटीज। सीधी बात है बच्चों, एज अ मैटर ऑफ कोर्स परमिशन वॉज जनरली ग्रांटेड, एंड हमें पता है कि यहाँ हमको परमिशन मिलेगी अगर हमने रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज पूरी की तो। इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ओके बच्चों। सो
क्या डिस्कस कर रहा था बच्चों? नाउ इसके बाद का पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो नाउ वी हैव बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ contingent contract, the meaning of collateral event given by Pulak and Mulla, and then we discussed essential features of contingent contract. Four important features. बराबर है? हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट बच्चों डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट. दिस इवेंट मस्ट बी अनसर्टन of event or condition, and this event should be uncertain. Second, the event referred to as is collateral, not main part. It must be collateral. The contingent event should not be the mere will of the promisor, and the event must be uncertain. We have already discussed. Now, बच्चों, enforcement rules. What are the enforcement rules? बच्चों, ये मैं आपको पढ़ाऊं उसके पहले बच्चों जरा इधर आ जाओ. देखो क्या दिख रहा है आपको आपके सामने. एनफोर्समेंट रूल मैं कल पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है? एनफोर्समेंट रूल मैं कल पढ़ाऊंगा. जरा डिफरेंस को समझने का ट्राई करो बच्चों. आपको मैंने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही बच्चों? तो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, जरा देखो. मीनिंग को आप घर पे पढ़ लेना. पहला डिफरेंस क्या है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में? तो मीनिंग में है, डेफिनेशन में है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है. बरोबर है? दोनों की स्पेशलिटी है कि ये भी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है, ये भी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है. तो मीनिंग मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, चलेगा? क्योंकि मैंने दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपको डिटेल में पढ़ा है. ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल मतलब सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. याद आया आपको? इफ आई आस्क यू व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो मैंने इसे भी पढ़ा है, सेट ऑफ प्रोमिसेस. एक या एक से दो या दो से ज्यादा प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. तो बच्चों सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है दोनों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है देखो. द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस. बात सही है बच्चों? यहाँ पर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो. बराबर है? मेरा आपको गुड्स बेचना, मैं प्रॉमिस जरूर कर रहा हूं, लेकिन इट विल बी डिपेंडिंग ऑन सम कोलैटरल इवेंट. यानी वो कोलैटरल इवेंट होगा नहीं होगा ये डिसाइड करेगा कि मैं आपको गुड्स बेचूं या नहीं बेचूं. तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों, तो यहाँ क्लियर कट शब्द यही है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देर आर नो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. मैंने प्रॉमिस किया उसके बदले आपने प्रॉमिस किया, ऐसा कुछ नहीं है. गेटिंग दैट बच्चों? जरा वो कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट याद करो. ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि तुम्हारा घर जलेगा तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा. उधर कहीं पर भी बी ने कोई प्रॉमिस किया क्या ए को? बताओ मुझे. केवल कौन प्रॉमिस कर रहा है? क्या बी की तरफ से कोई प्रॉमिस था क्या? नहीं. तो आप इसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलोगे क्या? कि इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ए ने प्रॉमिस किया तो बी ने भी प्रॉमिस किया. अब बताओ बच्चों, समझ में आया डिफरेंस? मैं क्या पढ़ रहा हूँ? क्लिक हुआ सेकंड पॉइंट? यस बच्चा, आई वांट एवरीवन्स रिस्पांस. contingent contract may not contain reciprocal promise, and that we have seen through example of fire example, है कि नहीं? हाउस बर्ट वाला एग्जाम्पल, where A is only giving promise to pay, B उसके बदले कोई प्रॉमिस नहीं दे रहा है. लेकिन बच्चों अगर मैं कहूं कि बच्चों शर्त लगा लो अगले महीने बारिश होगी, आपने कहा नहीं होगी, मैंने कहा चलो हो गई तो 10,000 दूंगा, आपने कहा नहीं होगी तो मैं 10,000 दूंगा,
बच्चों आपको लगता नहीं हमने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया, बेटिंग किया? तो बच्चे जब एक दूसरे को प्रॉमिस दिया तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो बच्चों राइट हैंड साइड में पढ़ो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के। A wagering agreement consists of reciprocal promises. I hope you agree with this. बारिश हुई तो मैं दूंगा, नहीं हुई तो तुम देना। बच्चे एक दूसरे को प्रॉमिस दिया हमने, तो बच्चे जब भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, उसमें हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही होगा। सुना सबने? चलो तीसरा इवेंट, तीसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं बच्चों। अनसर्टन इवेंट। अनसर्टन इवेंट in contingent contract the event is collateral. Do you agree with this? जिस अनसर्टन इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो इवेंट कोलेटरल इवेंट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। वो इवेंट ही कोलेटरल है, सपोर्टिंग में है। लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों बारिश होना या नहीं होना ये अनसर्टन इवेंट जरूर है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का अहम हिस्सा है कि नहीं? क्या इज इट कोलेटरल? देखो क्या लिखा है, इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट द अनसर्टन इवेंट इज द कोर फैक्टर। वहां अनसर्टेन इवेंट ही तो मेन है, बारिश होना नहीं होना। यस और नो? मैंने राहुल सर से कहा अगले महीने बारिश होगी तो मैं 10,000 दूंगा, एंड राहुल सर ने कहा नहीं होगा तो मैं तुमको दूंगा। तो बच्चों वहां पर अनसर्टेन इवेंट, बारिश होना नहीं होना, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा था। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में वो कोलेटरल नहीं है, एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों अनसर्टेन इवेंट इज ऑलवेज कोलेटरल, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन इवेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट ओके? वही तो कॉन्ट्रैक्ट का मेन बेस है। चलो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वेजरिंग इन नेचर। बच्चों कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर का नहीं हो सकता, लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट नेचर में हो सकता है। बराबर है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी तो वही पढ़ा था ना, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, विनिंग लूजिंग। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस और नो? तो बच्चों वो क्या कहना चाहते हैं, जरा बात को समझो। हर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वेजरिंग नेचर नहीं है, बट हर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टिंजेंट नेचर जरूर है। कुछ क्लियर हुआ? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वेजरिंग नेचर नहीं है, लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टिंजेंट नेचर जरूर है। ये इसका नेक्स्ट डिफरेंस है। तो बच्चों मैंने एक प्रकार से 4 पॉइंट्स कवर कर लिए, मीनिंग आपको पढ़ने के लिए घर पे दे दिया है। बाकी का मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। कल बच्चों अपना एक और पॉइंट है एनफोर्सिबिलिटी रूल्स। तो कल मुझे लगता है और एक लेक्चर, आधा लेक्चर जाएगा टू कंप्लीट दिस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो टुमारो विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन विद दिस डिस्टिंक्शन पॉइंट। हाँ बच्चों, ओके? थोड़ा रीडिंग लगेगा, रीड कर लो अच्छे से। एंड बच्चों जो भी डाउट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अभी पूरा पढ़ने को चालू करो, स्टार्ट टू एंड रिवाइज करो, एक अच्छा सा रिवीजन कर लो। एंड जितने भी डाउट्स हैं बोलना मुझे, मैं क्लियर करते जाऊंगा। अब इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे बच्चों, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी इजी। बराबर है बच्चों? 50% मार्क्स तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही मिल जाएगा, क्योंकि आधा मार्क्स इसको अलॉट किया गया है। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर है तो 50 मार्क्स आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिल जाएगा, 40 मार्क्स मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बच्चों चलो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कल। एब्सेंट नहीं रहना बच्चों, नहीं तो अगर कंटिन्यूटी रखे हो तो कंटिन्यू रहो लेक्चर को।